अभी रात के 8 बजने को आए थे। मैं ऑफिस से घर पहुंच गई थी। निखिल अभी तक लैपटॉप पर ऑफिस के काम कर रहा था। तभी फोन की घंटी बज उठी। मैं अभी भी किचन में थी। किसका फोन है, यह उत्सुकता मुझे किचन से खींच लाई। मैंने देखा निखिल फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान हो उठे हैं। प्लीज आप उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए, मैं फौरन निकल रहा हूँ। फिर भी मुझे पहुंचने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उन्होंने हड़बड़ी में मुझे पूरी बात बताते हुए अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखना शुरू कर दिया। निखिल जी की चाची जी, जो हरिद्वार में रहती है, अचानक बहुत बीमार हो गई थी। उनकी हालत को देखते हुए किसी पड़ोसी ने हमें फोन किया था। चाची जी का हमारे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। उनकी अपनी औलाद तो है नहीं और चाचा जी का कुछ वर्ष हुए देहांत हो चुका है। बैग पैक हो गया तो निखिल अकेले चाची जी को कैसे संभालेंगे, यह सोचकर मैंने भी साथ चलने की बात की। तो वे बोले कि पहले जाकर स्थिति देख लो, जरूरत हुई तो तुम्हें भी बुला लूंगा। फिर वे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। शादी के बाद यह पहला अवसर था जब मैं रात के समय घर में अकेली थी। अजीब सा डर व बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। रात 2 बजे के लगभग निखिल से मेरी बात हुई। पता लगा चाची जी बेहोश है। कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं, अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। निखिल काफ़ी परेशान लग रहे थे। अगली सुबह 11 बजे निखिल का फ़ोन आया कि वे चाची जी के इलाज तथा डॉक्टरों के रवैया से संतुष्ट नहीं है। वे उन्हें लेकर मुंबई आ रहे हैं। मुंबई के एक अस्पताल से बातचीत चल रही है। शाम होते होते वे चाची जी को लेकर मुंबई पहुंच गए। नीम बेहोशी की हालत में चाची जी बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। रंग भी पीला पड़ा हुआ था। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही मैं वहां पहुंच गई। डॉक्टरों ने तत्परता से इलाज शुरू कर दिया। 5 दिनों बाद चाची जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने दवा के साथ साथ परहेज और आराम करने की सख्त हिदायतें दी थी। हम उन्हें घर ले आए। बीमारी कोई विशेष नहीं थी। बढ़ती उम्र, अकेलापन, चिंता, काम की थकान, उस पर ठीक से समय पर न खाना बीमारी के कारण थे। हम दोनों के लिए अब और छुट्टियां लेना मुश्किल था। उनके लिए किसी नौकर या नर्स का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने घर पर काम करने वाली बाई को ही दिन भर में 2-3 चक्कर लगाकर उन्हें दूध, चाय, नाश्ता आदि देते रहने के लिए कहा और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हाँ, दिन में कई बार हम फोन पर चाची जी से बात कर लेते थे, उनका हालचाल जान लेते थे। कोई परेशानी तो नहीं पूछते रहते थे। 1 सप्ताह बाद ही उन्हें काम वाली की जरूरत नहीं रही। वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही उठकर करने लगी थी। मैं खुश थी कि वे जल्दी ही ठीक होकर हरिद्वार लौट जाएंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है। एक दिन निखिल बोले कि अब हम चाची जी को वापस नहीं जाने देंगे, वे अब हमारे साथ ही रहेंगी। अब इस उम्र में उनका अकेला रहना मुश्किल है। फिर बीमार हो गई तो फिर हमारा भी तो उनके प्रति कोई कर्तव्य है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। निखिल ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन मेरा मन बेचैन हो उठा। दरअसल मेरे दिमाग में एहसास की छवि ऐसी थी जिससे बहू हमेशा डरी सहमी रहती है। मेरी सहेली जया, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, उससे जब भी बात होती थी वो अपने पति के बारे में कम, सास के बारे में बात ज्यादा करती थी। हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन हमारे यहाँ तो निखिल की चाची जी रहने वाली थी। अपनी सास की तो चलो कोई 2 बातें सुन भी ले, चचिया सास की बातें, ताने, उल्हाने भला कोई क्यों सुने। हालांकि ऐसा सोचना बड़ा ही गलत था, स्वार्थी सोच था, लेकिन मुझे बहुत परेशान करने लगा था। एक शाम ऑफिस से घर पहुंची तो देखा चाची जी ने मशीन लगाकर घर भर के मैले कपड़े इकट्ठा कर धो डाले थे। मैं तो इतवार को ही मशीन लगाकर सप्ताह भर के कपड़े धोती हूँ। पिछले दिनों चाची जी की बीमारी के चक्कर में यह काम रह ही गया था। इतने कपड़े एक साथ धुले देखकर मैं हैरान रह गई। ये क्या चाची जी, आपने ये सब क्यों किया? आपको तो अभी आराम करना चाहिए। दिन भर आराम ही तो करती हूँ बहू, फिर आजकल मशीन में कपड़े धोना भी कोई काम है? कहते हुए चाची जी हंस दी। हम शाम को ऑफिस से लौटते तो चाची जी बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर हमारा इंतजार कर रही होती। अब सुबह शाम मुझे सब्जी कटी हुई मिलती, सलाद तैयार और तरह तरह की चटनियाँ पिसी मिलती। वे अक्सर आटा भी
गूंद दिया करती थी। ये सब देखकर यही लगता कि वे दिन भर पल भर को भी बैठती नहीं है। एक छुट्टी के दिन हम चाची जी को मॉल घुमाने ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकने के लिए कहा तो हम हैरान रह गए। फिर भी निखिल ने तुरंत गाड़ी रोकी तो चाची जी फौरन उतरकर पास के एटीएम की ओर बढ़ गई। 2 ही मिनटों बाद वे नोट हाथ में लेकर लौटी। हमें हैरान देखकर वे बोली, हैरान मत हो, अपनी हालत को देखते हुए ये कार्ड मैंने अस्पताल के सामान के साथ रख लिया था। वहाँ अस्पताल में पैसों की जरूरत तो पड़नी ही थी ना, पर मुझे क्या पता था मेरी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि पड़ोसी को फोन करके तुम्हें बुलाना पड़ेगा। वह तो ठीक है चाची जी, लेकिन अब तो हम हैं, आपको पैसे निकलवाने की क्या जरूरत थी? वैसे क्षमा करना, आपको आए इतने दिन हो गए, ख्याल ही नहीं आया मुझे आपसे पूछना चाहिए था आपकी जरूरत के बारे में। निखिल ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे वाला पैसों का क्या करना है, लेकिन पहली बार अपने बेटे बहू के साथ बाजार जा रही हूँ तो पैसे पास में होने ही चाहिए। चलो चलो, देर हो रही है, चाची जी ने पूरे उत्साह से कहा। मॉल में पहुंचते ही चाची जी रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में चली गई। हमें लगा वे बीमारी की हालत में इतनी जल्दी में अस्पताल आई कि साथ में बहुत सी चीजें नहीं ला पाई। उन्हें कपड़ों के लिए परेशानी होती होगी इसलिए वहां गई है। लेकिन रेडीमेड शर्ट और जीन्स के काउंटर पर जाकर वे निखिल से कपड़े खरीदने के लिए कहने लगी। निखिल ने बहुत मना किया, लेकिन वे कब मानने वाली थी। निखिल जीन्स ट्राई कर रहे थे तब मुझसे बोली, आजकल की सब लड़कियां जीन्स पहनती है, दफ्तर जाने वाली तो कहती है कि इसमें उन्हें सुविधा रहती है, बहू तुम नहीं पहनती? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। पुरानी पीढ़ी की होकर भी वे ऐसी बातें कह रही है। नहीं नहीं चाची जी, मैं भी कहते हुए मैं रुक गई। लगा कहीं यूं ही बातों बातों में मुझसे कुछ उगलवाना तो नहीं चाह रही। पहनती हो, लेकिन मेरे कारण रोज साड़ी और सूट की बंदिशों में कैद हो गई हो। लेकिन मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। चाची जी बड़ी मासूमियत से बोली, बहू तुम भी अपने लिए एक जीन्स और एक बढ़िया सी टॉप खरीद लो, मैं भी तो देखूं मेरी बहू इन कपड़ों में कैसी लगती है। कहते हुए उन्होंने मेरे लिए कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए। मैं हैरान से खड़ी उन्हें देखती रह गई। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन यह सब सच था, सपना नहीं। कपड़े खरीदते ही चाची जी बोली, भाई बहुत भूख लग रही है, वैसे भी मेरे ठीक होने की खुशी में एक बढ़िया सी दावत होनी ही चाहिए। रेस्टोरेंट में हमारे मना करने पर भी चाची जी ने बहुत कुछ मंगवा लिया, उस पर आइसक्रीम भी। बाद में निखिल जब वहाँ पैसे देने लगे तो उन्होंने तुरंत नोट उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है। इस पर हम तो हंस ही रहे थे। बिल लाने वाला वेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। घर आकर निखिल ने कहा कि आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, तो वे बोली, तुम्हारे चाचा जी के बाद अब मुझे पेंशन मिलती है, मैं अकेली अब इस उम्र में अपने पर कितना खर्च करूंगी। वे जब से ठीक हुई हैं अक्सर शाम को सैर करने चली जाती हैं। फल सब्जियां, दूध और मिठाइयाँ न जाने क्या क्या लेकर ही लौटती हैं, खाली हाथ कभी नहीं आती। सुबह हम ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहे थे तो वे वापस आकर बोली, बेटा निखिल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा वापसी का टिकट करवा दो। सुनते ही हम दोनों अवाक रह गए। क्या हुआ चाची जी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? हम दोनों एक साथ बोल उठे। नहीं नहीं बेटा, अपने घर में कैसी परेशानी, फिर भी लौटना तो होगा ही ना, 2 महीने हो गए हैं, मैं कब तक तुम लोगों। सुनते ही मैं परेशान हो उठी। चाची जी आपसे इतना तो मना करते हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी से दिन भर काम में लगी रहती हैं। नहीं नहीं बहू, मैं काम की बात नहीं कर रही, यह भी कोई काम है? बटन दबाया कपड़े धुल गए, बटन दबाया चटनी मसाला पिस गया। घर की सफाई और बर्तन का काम तो काम वाली कर जाती है, दिन भर में काम ही कितना होता है। लेकिन बेटा 2 महीने हो गए हैं, कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहूंगी। बोझ शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आई, मैं उनसे लिपट गई। ऐसी ममता की मूरत भला बोझ कैसे हो सकती है? कितनी गलत सोच थी मेरी सास के बारे में। मुझे चाची जी से कोई शिकायत नहीं, कितनी परेशान हो गई थी मैं जब निखिल ने उनके यहीं रहने की बात की थी। लेकिन अब मैं उनके बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। उनके प्यार, आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन, हमारा घर परिवार कितना अधूरा रह जाएगा। कौन हर शाम घर पर हमारा इंतजार करेगा? कौन भूख न होने पर भी मनुहार करके हमें खाना खिलाएगा?
कौन बिना किसी स्वार्थ के हम पर इतना निश्चल स्नेह लुटाएगा। हम दोनों ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगी। अब इस उम्र में हमारे होते हुए वे अकेली नहीं रहेंगी। अब यह उनकी मर्जी है कि वे अपने हरिद्वार वाले घर पर ताला लगाना चाहती है या उसे किराए पर उठाना चाहती है। हमारी जिद और हमारे प्यार के आगे उनकी एक नहीं चली। चाची जी कुछ सोचकर बोली, तुम इतना कहते हो तो तुम्हारे पास ही रह जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं समझ गई कि चाची जी क्या कहना चाहती है। मैं झट से बोली, आप एक बार हरिद्वार जाकर अपने कुछ कपड़े, कुछ ज़रूरी सामान लाना चाहती हैं ना? इसमें शर्त की क्या बात है? अगले ही वीकेंड हम दोनों आपको हरिद्वार ले चलेंगे। वह तो मैं जाऊंगी ही, पर मेरी शर्त तो कुछ और ही है। चाची जी के इतना कहते ही मैं कुछ परेशान हो गई। सोचा पता नहीं वे क्या शर्त रखेंगी। तभी निखिल बोल उठे, चाची जी शर्त क्यों, आप तो आदेश दीजिए, क्या चाहिए? हमारे परेशान चेहरे को देखकर चाची की हंसी निकल गई। वे हंसते हुए बोली, हाँ शर्त नहीं, मेरा आदेश ही है कि यदि मुझे यहाँ रोकना है तो मुझे जल्दी से एक पोता देना होगा। 2 साल हो गए हैं शादी को, कब तक यूं ही डोलते रहोगे? सुनते ही हम दोनों शर्मा गए। जिस प्यार और अधिकार से चाची जी ने कहा है तो हमारे सोचने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। चाची जी ने हमारे जीवन को नए मायने दे दिए। पता नहीं ममता की यह मूरत वर्षों बिना औलाद के कैसे रही होगी। चलो बीमारी के बहाने ही सही वे हमारे पास अपनी ममता लुटाने तो आ गई है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।